बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, लास्ट क्लास में आपसे हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन क्या था? हमने परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सीखने के लिए हमने कहा था जनाब कि आउटपुट हम कितना प्रोड्यूस करें ताकि हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। हमने कहा हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, एक टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच है, दूसरी अप्रोच मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है। हमने कहा हमें उतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है जिस पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस सबसे ज्यादा हो, यानी कि टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम हो। और प्रैक्टिकली उस आउटपुट लेवल का पता हमें कैसे लगता है? जिस पॉइंट पे टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पर मार्जिनल प्रॉफिट जीरो होता है, यानी मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है किसके? मार्जिनल रेवेन्यू के। तो हमारे सामने दो पॉइंट्स आए थे, दो पॉइंट्स पर मार्जिनल कॉस्ट बराबर थी मार्जिनल रेवेन्यू के। एक हमारे लिए मिनिमम पॉइंट था, दूसरा हमारे लिए मैक्सिमम पॉइंट था। हमने कहा जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट राइज होते हुए कट करे किसको? मार्जिनल रेवेन्यू को, वही हमारे लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। मैंने कहा इसको अच्छी तरीके से आप दिमाग में रख लें। जब मार्जिनल कॉस्ट राइज होते हुए कट करे मार्जिनल रेवेन्यू को, तो इधर से हम डिटरमाइन करेंगे आउटपुट टुवर्ड्स द एक्स एक्सेस। तो आउटपुट भी तय हो जाएगा और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट ये बन जाएगा। ठीक है, तो इन तमाम बातों को सीखने के लिए, अप्लाई करने के लिए हम आगे कुछ बातें क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। यहाँ तक कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई परेशानी हो तो बता दीजिए प्लीज आप में से। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस उम्मीद से कि यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको हम आगे लेके चलते हैं और कुछ पॉइंट्स इसमें क्या करने जा रहे हैं, हम ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आपको एक चीज समझनी है, वो क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट सबसे पहले, फिर हमारी बात आगे बढ़ेगी। अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स के लिहाज से प्रॉफिट के मतलब में थोड़ा सा क्या है, फर्क है। इस बात को जरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा आप लोग। देखें, रेवेन्यूज क्या होते हैं? सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है ना। जो भी आपका रेवेन्यू होगा उसको आप यहाँ नोट कर लें। रेवेन्यू में से आप एक कॉस्ट लेस करें जिसको आप बोलेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या? जो जाहिर होती हो, जो बाकायदा तौर पे जाहिर होने वाली कॉस्ट हो। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोल सकते हैं, रियल कॉस्ट बोल सकते हैं। यानी अगर आप अकाउंटिंग सीखते हैं तो आप रेवेन्यू में से, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं, बाकी जो एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, और एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। वही नेट प्रॉफिट असल में आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कहलाता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल, सैलरीज, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, इसके अलावा जो भी डेप्रिसिएशन, जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो आप क्लेम करते हैं अकाउंटिंग में बतौर एक्सपेंस, वो सारे के सारे आपके लिए क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, वो जाहिर होने वाली कॉस्ट है, वो जाहिरी कॉस्ट है। तो रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स कहती है कि भाई ये प्रॉफिट तो तुमने हासिल किया है, लेकिन तुमने इस प्रॉफिट को हासिल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस क्या किए होंगे, सेक्रीफाइस किए होंगे। तो जो तुमने ऑप्शंस बहुत सारे सेक्रीफाइस किए उनको भी तुम बतौर कॉस्ट कंसीडर करो
यानी इकोनॉमिक्स ये कहती है कि तुम अपने प्रॉफिट में से एक कॉस्ट इजाफी माइनस करो जो तुम अकाउंटिंग में कहीं भी माइनस नहीं करते, और उस कॉस्ट को अकाउंटिंग में कहीं भी कॉस्ट माना नहीं जाता। लेकिन इकोनॉमिक्स का ताल्लुक किससे? रिसोर्सेज की मैनेजमेंट से है। तो लिहाजा तुम ये भी देखो कि तुम अगर रिसोर्सेज इस तरीके से मैनेज ना करते बल्कि किसी और तरीके से मैनेज करते जो तुम्हें फायदा होता, वो फायदा तुम्हारे लिए क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। तो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि तुम अपना प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें से एक और चीज लेस करो जिसको हम नाम देंगे किस चीज का? इम्प्लिसिट कॉस्ट का। और इम्प्लिसिट कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जैसे ही तुमने अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर लिया, तो अब जो तुम्हारे पास आंसर आया वो आंसर क्या था? वो आंसर कहलाएगा तुम्हारा इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो फर्क क्या हुआ अकाउंटिंग प्रॉफिट में और इकोनॉमिक प्रॉफिट में? अकाउंटिंग प्रॉफिट ओनली कंसीडर्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट, but economic profit considers not only explicit cost but also what? Implicit cost. Yes or no? Response है बेटा। अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हुए आप सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करते हैं, लेकिन जब आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना है तो आप इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते वक्त ना सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करेंगे बल्कि एक इजाफी कॉस्ट माइनस करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स में ही कंसीडर की जा रही है। और जहां जहां आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, वहां भी आपको ये कॉस्ट माइनस करनी है। इकोनॉमिक्स आपको प्रैक्टिकली दिखाई देगी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के अंदर, ठीक है। बहरहाल, तो आप इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस करें तो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इकोनॉमिक प्रॉफिट में। अब इसमें देखें दो अप्रोचेज हैं। एग्जामिनर ने आपको कहाँ खड़ा किया है? अगर एग्जामिनर आपको यहाँ खड़ा कर देता है इस पॉइंट पर, रेवेन्यू पर, और बोलता है रेवेन्यू से मुझे क्या निकाल के बताओ? डायरेक्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो आपको क्या करना है? सीधा रेवेन्यू में से ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है। अगर आप रेवेन्यू में से दोनों कॉस्ट माइनस कर दोगे तो डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाओगे? इकोनॉमिक प्रॉफिट पर। यस और नो? रिस्पॉन्स प्लीज। तो रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? इकोनॉमिक प्रॉफिट। रिस्पॉन्स प्लीज। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको ये देता है अकाउंटिंग प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग प्रॉफिट तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करने के बाद ही है ना। तो अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो ऑलरेडी क्या हो चुकी है? माइनस हो चुकी है। तो अब क्या करना है भाई? सिर्फ और सिर्फ अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट पे आप स्टैंड करते हो और इकोनॉमिक प्रॉफिट फाइंड करना है तो अब सिर्फ क्या करना है? अकाउंटिंग प्रॉफिट में से इम्प्लिसिट कॉस्ट सिर्फ क्या करनी है? माइनस करनी है, ताकि आपको क्या मिल जाए? इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्योंकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट पहले माइनस हो चुकी है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करने के बाद ही आता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके सामने, इनको अच्छी तरह आप दिमाग में रखें, कोई मुश्किल बातें नहीं है। और इसका मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ प्रैक्टिकल और मजीद। अच्छा जी, उसके बाद देयर आर 3 situations of इकोनॉमिक प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट की 3 सिचुएशंस हैं। देयर आर 3 सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट। नंबर 1 हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? जब आपका एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा एवरेज कॉस्ट के। ठीक है जी, यानी नॉर्मल प्रॉफिट, और इसका एक नाम और क्या है? और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट।
ठीक है जी। नंबर 2, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल से अबव, सुपर नॉर्मल। देखो, एक होता है लफ्ज नॉर्मल, एक लफ्ज होता है एबनॉर्मल। यस और नो? एक लफ्ज होता है नॉर्मल और एक लफ्ज होता है एबनॉर्मल। हमारे यहाँ हर बात नेगेटिव सेंस में ली जाती है। अगर मैं बोलूं यार आप एबनॉर्मल हो, तो आप बुरा मान जाओगे इस बात को। क्या ख्याल है? अगर मैं बोलूं यार आप एबनॉर्मल हो, तो आप बुरा मान जाओगे इस बात को। लेकिन बास केसेस में बुरा मानने की बात नहीं है। मिसाल में बोलो यार तुम तो सुपरमैन हो यार, तुम तो स्पाइडरमैन हो, तुम तो बैटमैन हो, तो यार बात तो वही है, मतलब तो वही है। मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको यार, तुम आम आदमी, आम बंदों जैसे नहीं हो। तुम तो उड़ते हो हवा के अंदर, तुम तो दीवारों पर चढ़ जाते हो। तो क्या सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन ये एबनॉर्मल नहीं हुए, नॉर्मल हुए? तो जो नॉर्मल से अबव वो भी एबनॉर्मल, और जो नॉर्मल से नीचे हो वो भी एबनॉर्मल। तो आप एबनॉर्मल का मायना सिर्फ वो क्यों ले रहे हो जो नॉर्मल से नीचे होता है? एबनॉर्मल तो वो भी हो सकता है जो नॉर्मल से अबव हो। तो एबनॉर्मल दो किस्म के होते हैं। एक एबनॉर्मल वो है जो सुपर नॉर्मल है, जो नॉर्मल से ऊपर है, और एक एबनॉर्मल वो है जो नॉर्मल से नीचे है, जिसको हम बोलेंगे सब नॉर्मल। सब मतलब मातहत, सब ऑर्डिनेट होता है इस तरह। सब नॉर्मल, नॉर्मल से नीचे। यस और नो बताइए? सुपर नॉर्मल कब होगा भाई? जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन व्हाट एवरेज कॉस्ट, ये प्रॉफिट कंडीशन है। सब नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। और सब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आसान लफ्जों में क्या है? लॉसेस है। बेटा, तो सब नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल से नीचे, यानी कि लॉसेस हैं आपके पास। ठीक है जी। तो ये आपके सामने तीन सिचुएशंस हैं और तीन केसेस हैं किसके? इकोनॉमिक प्रॉफिट के, जिसको मैं अब आपको समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, और हम कोशिश करते हैं कि इनको तफसील से समझ सकें। देखिए, तो हम इसके एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने लगाई तीन हेडिंग्स ताकि हम इन तीनों को प्रैक्टिकली समझ सके, यार प्रैक्टिकली ये क्या है। तो थोड़ी देर के लिए परफेक्ट का मतलब टॉपिक साइडलाइन हो गया, लेकिन उसको हम दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जो टॉपिक हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ना है उसी को हम समझने जा रहे हैं। ठीक है जी। ये आपके सामने सारी तफसीलात यहाँ पर आ रही हैं। अच्छा जी, अब हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले रेवेन्यू। हमने लिखा रेवेन्यू यहाँ पर 3,600,000। ठीक है जी, 3,600,000। सही है बेटा, जवाब दीजिएगा। अच्छा ओके। इसमें से हम लेस करते हैं क्या? लेस करते हैं हम इसमें से एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल और बाकी सारे एक्सपेंसेस। अच्छा जी, फर्स्ट कर लीजिए बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट हमारे पास है 1,000,000। ये बल्कि इसको हम रख लेते हैं
मिलियन। तो जैसे ही बेटा मैंने बिजनेस के रेवेन्यूज में से बिजनेस की एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस की, अब कौन सा प्रॉफिट आया आप सब बताइए। जो प्रॉफिट आया इस प्रॉफिट को मैं क्या बोलूं, सब बताइए ना बेटा। अकाउंटिंग प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया, 1,600,000। अब याद होगा जब मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था शुरू में, तो मैंने आपको कहा था कि देखो आप सवाल क्या था, आप सीए करने के बाद क्या करोगे, जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। तो कुछ ने कहा जॉब, कुछ ने कहा बिजनेस। ये वाली बात याद है आपको, लेक्चर्स वाली जो हमने डिस्कशन किया था आपसे। तो हमने कहा अगर आप बिजनेस करोगे तो आप जॉब से मिलने वाली सैलरी को सेक्रीफाइस कर दोगे। यस और क्या कहते हैं आप सब? ऐसा है कि नहीं? तो अब फर्ज कर लें कि भाई अकाउंटिंग, देखो इकोनॉमिक्स कहती है तुमने अकाउंटिंग प्रॉफिट 16 लाख कमा लिया, लेकिन तुमने 16 लाख को कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो बेयर की, उसको भी तो कंसीडर करो कि जो तुमने सेक्रीफाइस किया था उससे बेहतर ऑप्शन तुम्हारा ये था। तुम एक सवाल का जवाब दो, व्हाई यू आर इन दिस बिजनेस। तो इसका मतलब क्या है, जो तुमने खोया है और जो तुमने पाया है उसको भी तो कंपेयर करो ना। तो अब इकोनॉमिक्स ये कहती है कि तुम इसमें से लेस करो इसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, और वो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझिएगा, मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं उसकी। अच्छा जी, अब वो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, नंबर वन, तुमने ये बिजनेस किया यानी कि अब तुम जॉब नहीं कर रहे, तो जो तुमने सैलरी क्या कर दी, सेक्रीफाइस कर दी। अगर तुम कहीं जॉब करते तुम्हें 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती, तो इसका मतलब तुमने वो सैलरी सेक्रीफाइस कर दी इस प्रॉफिट को कमाने के लिए। अगर 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करो, आंसर बनता है 12 लाख रुपए। नंबर टू, तुमने बिजनेस किया, तुमने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो अगर ये पैसा तुम खुद बैंक में रखते और खुद जॉब करते तो तुम्हें क्या मिलता, उस पैसे पे इंटरेस्ट मिलता। तो इस केस में तुम एंटरप्रेन्योर भी हो, तुम कैपिटलिस्ट भी हो। तो जो इंटरेस्ट है फिर वो तुम्हारे लिए क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गया। कि अगर वो पैसा जो तुमने इस बिजनेस में ना लगाया होता, वो तुमने कहाँ रखा होता, किसी बैंक में, तुम्हें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता। फर्ज करो तुमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस बिजनेस में, अगर ये 10 लाख रुपए किसी बैंक में पड़े होते तो तुम्हें 1 साल का इंटरेस्ट मिलता 1 लाख रुपए, 10% के हिसाब से। तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट तुमने सेक्रीफाइस कर दिया। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी थी, अगर यही प्रॉपर्टी, इस पे तुम बिजनेस ना करते बल्कि ये प्रॉपर्टी किसी को तुम रेंट पे देते, तुम्हें रेंट मिल जाता। फर्ज करो तुम्हारी प्रॉपर्टी का रेंट पर मंथ 25,000 तुम्हें मिलता। अगर 25,000 को तुम मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो तो साल का कितना बनता है, 3 लाख बनता है। यस और नो? तो बताओ तुम्हारी इम्प्लिसिट कॉस्ट का सम क्या हुआ, 16 लाख रुपए। यस और नो बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारी इम्प्लिसिट कॉस्ट का सम 16 लाख रुपए हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो हो गया। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि तुमने जीरो प्रॉफिट कमाया है, अकाउंटिंग कहती है तुमने 16 लाख कमाए। नॉर्मल प्रॉफिट जीरो, इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब यह है कि जो तुमने सेक्रीफाइस किया बिजनेस के प्रॉफिट्स कमाने के लिए, तुमने जितना सेक्रीफाइस किया उतना ही तुमने प्रॉफिट कमा लिया। इस बिजनेस में आने से तुम्हें कोई एक्स्ट्रा इजाफी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट की एक डेफिनेशन क्या है, जब टोटल रेवेन्यू आपके इकोनॉमिक कॉस्ट के बराबर हो, जिसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी शामिल है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी शामिल है। यस और नो, रिस्पॉन्स प्लीज।
और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बनी कि जब आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर, इम्प्लिसिट कॉस्ट के बराबर, तो जब आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट आपकी एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या अर्न कर रहे हैं, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इकोनॉमिक के लिहाज से आपने कुछ नहीं कमाया, क्योंकि 16 लाख कमाने के लिए जो आपने सेक्रीफाइस किया वो भी उतना का उतना था। तो इकोनॉमिक्स कहती है यू आर अर्निंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, क्योंकि तुमने 16 लाख को सेक्रीफाइस करके 16 लाख कमाए। 16 लाख खोकर तुमने क्या किए, 16 लाख पाए हैं। कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिट क्या है, जीरो है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिट 16 लाख रुपए है बिल्कुल, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर नहीं करती। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्योंकि डिसीजन है कि यार मैं इस बिजनेस में आया इसलिए कि मैंने सोचा मैं सैलरी से ज्यादा कमाऊंगा, मैं इंटरेस्ट से ज्यादा कमाऊंगा, मैं रेंट से ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन ये तो इस बिजनेस से तो मुझे उतना ही कमा के दिया जो कुछ मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। तो लिहाजा इकोनॉमिक्स डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्रॉफिट जीरो है, फैसला करने के एतबार से मेरा प्रॉफिट जीरो है, क्योंकि मैं 16 लाख की अपॉर्चुनिटी खो कर आया हूं 16 लाख कमाने के लिए। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स, दिस इज व्हाट जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड व्हाट जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आती है बेटा? इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलेंगे। टैक्सेस वगैरह सब ऊपर कवर हो गया ना बेटा। टैक्सेस आपकी ग्रॉस सैलरी का पार्ट ही होते हैं बेटा, उसकी टेंशन ना लो। टैक्सेस आपकी सैलरी में से कटते हैं ना, तो आप ज्यादा सोच रहे हो, तो वो 12 लाख के अंदर टैक्स का इम्पैक्ट भी शामिल ही होता है, ठीक है ना? तो बताने का मतलब ये, और जो बिजनेस के प्रॉफिट पे टैक्सेस हैं वो ऊपर आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट बन चुके हैं, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या अर्न कर रहे हो, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। अच्छा जी, अब नंबर 2 आइए, बस मैं सब कुछ सेम रखूंगा, रेवेन्यू चेंज कर दूंगा। रेवेन्यू मैंने रख दिया 4 मिलियन, थोड़ी सी कॉस्ट चेंज करता हूँ, 2,100,000 मैंने कॉस्ट रख दी। अब आप बताइए आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आया, 1,900,000, और आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही की हुई है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहेगी ना आपकी बेटा। ठीक है जी, कितना हो गया, 1,600,000। अब देखें, आप इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट, 3 लाख रुपए। क्या मतलब भाई, अकाउंटिंग में तुमने प्रॉफिट कमाया 19 लाख रुपए, लेकिन यार 19 लाख तुमने कमाया 16 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करके। मतलब 19 लाख में तुम 16 लाख तो वैसे भी कमा लेते अगर तुम ये बिजनेस ना करते। तो इस बिजनेस में इंटर होने की बिना पर तुमने खास तौर पे कितना प्रॉफिट कमाया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से अबव कितना, 3 लाख रुपए। क्योंकि 19 लाख में 16 लाख तो तुम्हें वैसे ही मिल जाते, अगर तुम ये बिजनेस ना करते तो 16 लाख तुम्हारी जेब में होते ही होते कंफर्म। तुम 12 लाख सैलरी कमा लेते, तुम्हें इंटरेस्ट मिल जाता, तुम्हें रेंट मिल जाता, सो ऑन। तो 16 लाख तो वैसे भी तुम्हारी जेब में आने ही थे, लेकिन तुम इस बिजनेस में क्यों आए, क्योंकि ये बिजनेस तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन था।
बाकी ऑप्शन के मुकाबले में, क्योंकि ये बिजनेस तुम्हें तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज्यादा कमा के दे रहा है। तो इकोनॉमिक्स कहती है कि हमारे नजदीक प्रॉफिट वो है जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से अबव हो, और वही हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। रिस्पॉन्स दें बेटा, रिस्पॉन्स दें आप सब लोग। बात समझ में आती है ना? अब उसके बाद यहां लिखते हैं हम 3 मिलियन, यहां लिखते हैं हम 1,700,000। तो अब अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारे पास कितना आ रहा है? अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है 1,300,000। तो बजाय तो हम अकाउंटिंग में प्रॉफिट में है, लेकिन ये जो प्रॉफिट हमने कमाया है ये प्रॉफिट हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम है। तो इकोनॉमिक्स कहती है तुम प्रॉफिट में नहीं हो, तुम लॉस में हो, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिकवर कर सके। तो बजाय तुम समझते हो तुम प्रॉफिट में हो, लेकिन तुम अगर इस बिजनेस में ना होते तो तुम इस प्रॉफिट से ज्यादा कमाते। तो अकाउंटिंग लिहाज से तुम भले प्रॉफिट में हो, लेकिन इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट के लिहाज से, डिसीजन मेकिंग के लिहाज से, फैसला करने के लिहाज से तुम जो हो वो लॉस में हो, क्योंकि तुमने 13 लाख रुपए कमाए हैं 16 लाख रुपए सेक्रीफाइस करके। तो अगर तुमने 13 लाख कमाए हैं 16 लाख रुपए सेक्रीफाइस करके, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम ये बिजनेस ना करते तो तुम्हारा प्रॉफिट 3 लाख से ज्यादा होता, लेकिन अब वो 3 लाख रुपए तुम्हारी जेब में नहीं है, क्योंकि तुमने बिजनेस करने का फैसला किया है और तुमने सैलरी को, इंटरेस्ट को, रेंट को सेक्रीफाइस कर दिया। तो तुम 3 लाख रुपए से लॉस में हो भाई। इकोनॉमिक्स के लिहाज से तुम 3 लाख से लॉस में हो, क्योंकि तुमने 16 लाख रुपए सेक्रीफाइस करके 13 लाख रुपए कमाने का फैसला किया है। यस और नो? रिस्पॉन्स? तो ये आपके सामने सिचुएशंस आ गई हैं यहाँ पे सारी की सारी। नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट। यस और नो? आप सबका भरपूर रिस्पॉन्स चाहिए मुझे बेटा। क्या कहेंगे सब लोग? सबको क्लियर है बेटा? कोई सवाल है तो पूछ लें यहाँ पर स्टिल। हाँ भाई, तमाम लोगों को क्लियर है कॉन्सेप्ट? आप बताइए। तमाम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलें, इसका मतलब क्या, ये 3 किस्म के प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आपके सामने डेवलप हो गया। ठीक है, अब एक छोटा सा और पॉइंट डिस्कस कर लें आपसे। वो क्या है? सवाल है, हाउ प्राइस एंड आउटपुट is determined in perfect competition. How price and output determine perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और आउटपुट किस तरह तय होता है? ठीक है, तो हमने कहा परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म इस काबिल नहीं है कि वो प्राइस खुद से तय कर सके। ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। तो आज का डिस्कशन ये है कि हाउ ईच इंडिविजुअल फर्म इज प्राइस टेकर। वो प्राइस मेकर क्यों नहीं है? सही है बेटा? बात समझ में आती है? रिस्पॉन्स है प्लीज।
ऐसे दो डायग्राम बना लें बिल्कुल पैरेलल। आउटपुट प्राइस, आउटपुट मतलब क्वांटिटी, या क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, जो भी नाम दें आप उसको। प्राइस, अच्छा यहां लगाया आप हेडिंग इंडस्ट्री, ठीक है, और यहां लगाएं आप हेडिंग इंडिविजुअल फॉर्म। तो एक सिचुएशन है पूरी इंडस्ट्री के लिए और एक सिचुएशन है पूरी फर्म के लिए। तो सवाल है प्राइस तय कैसे होती है। सवाल मेरे सामने पहले भी आया था जब हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस कांस्टेंट क्यों है किसी इंडिविजुअल फर्म के लिए। तो ये तफसील यहाँ पे दोबारा आपके सामने आ रही है, ठीक है। हाउ प्राइस डिटरमाइन, प्राइस डिटरमाइन वैसे होती है मार्केट फोर्सेस के थ्रू, मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू। तो आप बोलते हैं प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन अब ये डिमांड किसी एक फर्म के प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, ये डिमांड पूरी इंडस्ट्री यानी पूरी मार्केट में जितने भी लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर ये वेजिटेबल सेक्टर है तो पूरे वेजिटेबल्स की डिमांड, अगर टमाटर बेचने वाले हैं तो पूरे मार्केट में जितने भी टमाटर हैं, जितने भी टमाटर खरीदने के लोग विलिंग और एबल हैं उनकी डिमांड, और जितने भी सप्लायर्स जो हैं टमाटर सेल करने के लिए विलिंग और एबल हैं उनकी सप्लाई। पूरी इंडस्ट्री की डिमांड और पूरी इंडस्ट्री की सप्लाई मिलकर क्या करेगी, प्राइस तय करेगी। तो प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ मार्केट फोर्सेस और मार्केट मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जो इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई है वो नॉर्मल है, लेकिन इंडिविजुअल फर्म के लिए डिमांड नॉर्मल नहीं है। उसकी वजह आपके सामने रख देता हूँ क्यों। तो जैसे ही प्राइस तय हो गई, किसने प्राइस तय की, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ने, ठीक है जी। और ये लिया हमने परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये मिल गया हमें आउटपुट ओवरऑल इंडस्ट्री का। ये हो गई तय प्राइस, ये प्राइस फिक्स हो गई, मतलब ये नहीं प्राइस तय हो गई मार्केट में। अब होगा क्या, अब होगा ये कि हर फर्म ने इसी प्राइस पे क्या करना है, गुड्स को बेचना है। इसको आप यहां ले आए ऐसे, और ये प्राइस आप ले जाएं सेकंड डायग्राम की तरफ परपेंडिकुलर लेते हुए ऐसे। ठीक है जी, अच्छा जी। और इस तरीके से यानी एक प्राइस फिक्स हो जाएगी और हर फर्म ने अपनी प्रोडक्ट को उसी प्राइस पे सेल करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल फर्म के लिए प्राइस क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, और हर फर्म क्या बन गई, प्राइस टेकर बन गई। और अब आप जानते हैं पीछे जो डेटा आपने स्टडी किया हुआ है, यही लाइन एक वक्त में बहुत सारी बातों को रिप्रेजेंट कर रही है। यही आपका एवरेज रेवेन्यू है, यही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, और यही आपका डिमांड कर्व है। तो इस तरह डिमांड फॉर इंडिविजुअल फर्म्स प्रोडक्ट बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि हर फर्म प्राइस टेकर है और वो गुड्स उसी प्राइस पे बेचेगी जो इंडस्ट्री तय करके देगी। तो इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई ने जो प्राइस तय कर दी, हर फर्म उसी प्राइस पे गुड्स बेचेगी। अब क्वांटिटी कुछ भी हो, प्राइस फिक्स हो गई। तो इंडिविजुअल फर्म के लिए प्राइस फिक्स हो गई, लिहाजा इंडिविजुअल फर्म क्या बन गई बेटा, प्राइस टेकर बन गई। अब ये सिचुएशन वही बन गई आपके सामने, जरा देखिएगा प्लीज।
विद डेटा भी बना चुका हूँ, अब विदाउट डेटा है तो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है समझने में, लेकिन क्योंकि डेटा आपके सामने है तो उसके जरिए आप चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। प्लीज बहुत तवज्जो की जरूरत होगी इन डायग्राम्स के लिए। देख के बताइए। ये ना 10 रुपए प्राइस फिक्स थी ना, तो अगर प्राइस 10 रुपए फिक्स हो गई तो अब आप 1 किलो टमाटर बेचो, 2 किलो बेचो, 3 किलो बेचो, प्राइस इज कांस्टेंट। भाई देख लें जरा, जवाब दे दें मुझे आप लोग कि ये वही सिचुएशन है, ये कांस्टेंट प्राइस कैसे थी। मार्केट ने तय कर दी प्राइस, तो बाकी फर्म्स के लिए प्राइस कांस्टेंट हो गई, तो ईच इंडिविजुअल फर्म बिकम्स प्राइस टेकर एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी आउटपुट लेवल। तो यही लाइन अब आपकी प्राइस लाइन है, यही लाइन अब आपकी जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू है, यही आपका एवरेज रेवेन्यू, यही डिमांड कर्व है। तो यही लाइन मैंने ड्रॉ की है वहां पर। रिस्पॉन्स करें। ठीक है जी। अब उसके बाद अब फर्म खुद तय करेगी उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सिंपल सी बात। तो अब कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, फर्म उतना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट आप जानते हैं कैसे आएगा, वो पॉइंट जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू राइज करते हुए कट करे किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को कट करे कौन, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट राइज करते हुए कट करे किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को। यस और नो, रिस्पॉन्स दे दो ना बेटा आप लोग जरा तवज्जो से। ये मार्जिनल कॉस्ट आ गई, ठीक है। और अगर आप लेंगे पर, देखो जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा है किसको, दो चीजें हमेशा मिलाना बस आप। जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट कर रहा है कट किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को, वो पॉइंट आपका आउटपुट रिमिशन पॉइंट है। मतलब अगर हम उससे ले लें परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो हमें क्वांटिटी मिल जाएगी, हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। रिस्पॉन्स दें, और उसको हम बोलेंगे ओ एम, यानी ओ से लेकर एम तक का फासला क्या है, आउटपुट। ज्योमेट्रिकली ओ से लेकर एम तक का फासला स्केल पर क्या, आउटपुट। यानी आप यहां से लेकर यहां तक का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वो आउटपुट है। आउटपुट एम वो लेवल है जिस पर आपका मार्जिनल प्रॉफिट 0 है, क्योंकि इस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। तो अगर इस पॉइंट पर आपका मार्जिनल प्रॉफिट 0 है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पर आपका टोटल प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यस और नो, रिस्पॉन्स चाहिए आपसे। ये मैं अब विदाउट डेटा बना रहा हूं, तो विदाउट डेटा किताब में विदाउट डेटा बना हुआ है, मुश्किल बात है, इसलिए पिछले टाइम स्पेंड किया है कि अब आपको विदाउट डेटा सिर्फ डायग्राम देखकर समझने में डिफिकल्टी ना हो। तो जब भी डिफिकल्टी हो तो जरा पीछे डेटा के साथ जरा उसको रेफर कर सकते हैं आप। मुझे बताएं बेटा ये बात आपको क्लियर हुई। तो इसमें हमने दो बातें डिस्कस की हैं, हाउ प्राइस इज डिटरमाइन एंड हाउ आउटपुट डिटरमाइन। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। प्राइस तय करना फर्म के इख्तियार में नहीं है, लेकिन ये इख्तियार तो फर्म के पास है ना, उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। प्राइस तो उसको फिक्स होके मिल रही है, लेकिन उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है ये उसके इख्तियार में है। तो वो आउटपुट हमेशा उतना ही प्रोड्यूस करेगा जहां पर उसका टोटल, जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट आ रहा होगा। और वो पॉइंट हमेशा कहां आ रहा होगा, रिस्पॉन्स करो बेटा। ठीक है, तो अब इसके की नोट्स क्या हैं, की टेकिंग्स क्या हैं। यहां से हमारे पास पॉइंट नंबर 1 हम बोलेंगे प्राइस इज
determined by industries, market force सही है, industries demand and industries supply. Therefore, each firm becomes price taker and demand for products of individual firm becomes perfectly elastic. यस और नो बोलिए। यानी ये हम बोलना चाह रहे हैं डिमांड और ये इंडस्ट्री की डिमांड है, ये इंडस्ट्री की सप्लाई है, बोथ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई डिटरमाइनिंग प्राइस पी। और वो प्राइस जो कौन टेक करेगा, हर फर्म। तो प्राइस जब टेक करेगा तो मतलब उस प्राइस पर वो कोई सी भी क्वांटिटी बेच सकता है, तो प्राइस कांस्टेंट होगी इसके लिए, फर्म के लिए। तो डिमांड कर्व जो है वो इंडिविजुअल फर्म का क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक हो गया। यस और नो। पॉइंट नंबर 2, the firm will continue to produce output as soon as its marginal cost is less than equal to marginal revenue। यानी जब तक मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से लेस देन है, मतलब ये मार्जिनल कॉस्ट है और मार्जिनल रेवेन्यू ये रहा ऊपर है, तो इट मींस जब तक मार्जिनल कॉस्ट लेस देन है मार्जिनल रेवेन्यू से, तो फर्म मार्जिनल प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। ये सारे के सारे क्या है, मार्जिनल प्रॉफिट्स। द फर्म will continue to produce output as soon as marginal cost is less than equal to marginal revenue to earn what, marginal profits। ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आती है? या अगर ग्राफिकली बात करें, द फर्म विल प्रोड्यूस output till a point where rising marginal cost cuts marginal revenue। ठीक है जी। तो फर्म उस पॉइंट तक आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जब
राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट कट करेगी मार्जिनल रेवेन्यू को। ये आपका आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट होगा। यस और नो बताइए जरा, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा सब। तो ये आपके सामने क्या है, आउटपुट डिटर्मिनेशन पॉइंट। हाउ प्राइस डिटरमाइन एंड हाउ आउटपुट इज डिटरमाइन। यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक सारी बात। अब यहां से हमारा सारा डिस्कशन आगे जाएगा किस चीज के ऊपर, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इस पे हमने बात शुरू कर देनी है। तो स्टार्ट करें फिर। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तैयार हैं आप सब लोग बेटा? इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। दो किस्म के इक्विलिब्रियम है बेटा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, ठीक है, और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अच्छा, अब बहुत तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट रन a perfectly in short run a firm operating under perfect competition is in equilibrium while earning number one नॉर्मल प्रॉफिट। यानी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते वक्त भी हम इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं, और प्रॉफिट कंडीशन एक अलग चीज है, इक्विलिब्रियम कंडीशन एक अलग चीज है। दो बातें होंगी जो आपको कन्फ्लिक्ट कर सकती हैं।
एवरेज रेवेन्यू बराबर अगर आता है एवरेज कॉस्ट के तो ये प्रॉफिट कंडीशन। तो अगर एवरेज रेवेन्यू बराबर एवरेज कॉस्ट के तो प्रॉफिट कंडीशन कौन सी है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो बराए मेहरबानी आउटपुट कंडीशन को और प्रॉफिट कंडीशन को मिक्स मत कीजिएगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब कब अर्न करेगी? जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। रिस्पॉन्स करें बेटा सब लोग। और नंबर 3, सब नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि लॉसेस फर्म कब अर्न करेगी? जब एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आउटपुट कंडीशन एंड प्रॉफिट कंडीशन। प्रॉफिट कंडीशन और बात है, आउटपुट कंडीशन और बात है। इन तीनों सिचुएशन में आउटपुट कंडीशन वही होगी, आउटपुट तय करने का तरीका वही होगा, बस प्रॉफिट कंडीशन चेंज होगी, सिचुएशन चेंज रहेगी हमारे सामने। जवाब दे बेटा। ठीक है ना? तो पहला केस कर लेते हैं, फिर एक काम करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट देख लेते हैं ताकि एक चीज का आइडिया हो जाए आपको अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। बहुत तवज्जो बेटा। और नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन क्या है? प्रॉफिट कंडीशन क्या है कि इसमें एवरेज रेवेन्यू बराबर आना है एवरेज कॉस्ट के। सही जी। अब वही आप क्या करेंगे, दो प्लॉट्स बना लेंगे ताकि आप बार बार ये बता सकें कि फर्म प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। प्राइस को कोई और तय करके दे रहा है और ये फिक्स प्राइस क्या कर रही है? टेक कर रही है। ठीक है जी। ये इंडस्ट्री का आउटपुट है, ये फर्म का आउटपुट है। ठीक है जनाब, ओके ना। और ये वाई एक्सेस पर क्या हो रही है? प्राइस तय हो रही है। अच्छा जी, अब प्राइस जो तय हो रही है वो क्या है? ये इंडस्ट्री की डिमांड और ये इंडस्ट्री की सप्लाई, ये मिलके प्राइस तय कर रही है। यस और नो? यहाँ लिख दिया मैंने इंडस्ट्री, यहाँ लिख दिया मैंने इंडिविजुअल फर्म। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइस के ऊपर आ जाते हैं। प्राइस तय की इक्विलिब्रियम ने, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इससे आ गई क्वांटिटी पूरी मार्केट की, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड जिसको आउटपुट बोल रहे हैं हम, और ये आ गई आपकी प्राइस। और इसी प्राइस को हमने कंटिन्यू किया टुवर्ड्स द अदर डायग्राम y एक्सेस।
ठीक है जी, और वहां से हमने इसको कंटिन्यू कर लिया, तो ये प्राइस डिटरमाइन हो गई। ठीक है जी, और हमने कहा यही प्राइस असल में क्या है हमारे लिए, मार्जिनल रेवेन्यू है, यही हमारे लिए डिमांड कर्व है, और यही हमारे लिए एवरेज रेवेन्यू। ऐसे ही है, यस और नो? तो यहां तक तो सारी बात वही रिपीट हुई है पिछले डायग्राम में हुई थी, यस और नो? रिस्पॉन्स करो ना बेटा आप सब लोग, ये तो सब कुछ वही चल रहा है ना जो पिछले डायग्राम में बनाया था अभी आपके सामने। अब बताओ जरा फर्म अपना आउटपुट तय कैसे करेगी? तो आउटपुट डिटरमिनेशन पॉइंट हमेशा क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। इसको चेंज मत करना बराए मेहरबानी। तो जब भी आउटपुट तय करना हो तो आप दो चीजें देखोगे हमेशा, क्या, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो अब स्टेप नंबर वन आपको प्राइस मिल गई। अब स्टेप नंबर 2 क्या करो, मार्जिनल रेवेन्यू ड्रॉ कर लो इसके ऊपर। तो मार्जिनल रेवेन्यू 2 पॉइंट पे कट करता है, ये फॉल करते हुए कट किया, और ये राइज होते हुए कट कर गया मार्जिनल कॉस्ट। तो हमने कहा व्हाट इज आउटपुट डिटरमिनेशन पॉइंट, जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट ने राइज होते हुए कट किया मार्जिनल रेवेन्यू को, उस पॉइंट से हमने लिया परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, और उस चीज को हमने नाम दिया आउटपुट। हमने कहा 0 से लेकर m तक का फासला, जैसे हमने डेटा के साथ 8 यूनिट्स बनाए थे ना, तो मतलब क्या है, ये 0 से लेकर m तक का फासला हो सकता है उन 8 यूनिट्स के बराबर हो। तो देखें बात यह है कि क्या कहते हैं, जब आप बात करते हैं तो आप 8 यूनिट बोल देते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली वो 8 यूनिट्स बनाने के लिए आपको यहां से यहां तक लाइन खींचनी पड़ती है। तो ज्योमेट्रिकली इसको ये पढ़ेंगे, O टू M, O से लेकर M तक का फासला जो है वो आउटपुट है। तो जब मैं ज्योमेट्रिकली 8 यूनिट्स दिखाऊंगा तो मुझे 0 से 8 तक की लाइन खींचनी पड़ेगी ना बेटा, समझ पा रहे हो बात? तो ज्योमेट्रिकली चीजों को पढ़ना एक अलग बात है और न्यूमेरिकली पढ़ना एक अलग बात है। न्यूमेरिकली आप 8 यूनिट्स बोल लोगे, लेकिन 8 यूनिट्स बनाने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट से गुजरना पड़ेगा ना, फिर जाके 8 यूनिट्स होंगे ना। तो ज्योमेट्रिकली तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा 0 से लेकर m तक का आउटपुट ओ एम बोलोगे इसको आप। जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, ऐसा ही है या ऐसा नहीं है? तो इसका मतलब ये आउटपुट तो तय हो गया, और इसको हमने बोल दिया ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन अब देखो समझिएगा जरा बात को, देखें अब इसको समझना है, ये परपेंडिकुलर जैसे टच कर रहा है किसको, तो ये यहां से लेकर यहां तक का फासला y एक्सेस पर क्या था, अगर प्राइस 10 रुपए थी तो यहां से यहां तक का फासला 10 रुपए था। इट मींस दैट आउटपुट ओ एम पर यहां से लेकर यहां तक का फासला हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 रुपए, यहां से यहां तक का फासला हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी 10 रुपए, हमारा एवरेज रेवेन्यू भी 10 रुपए। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है m से लेकर e तक का फासला, असल में ये मेजर कर रहा है y एक्सिस पर डिस्टेंस को। तो m से लेकर e तक का फासला y एक्सिस पर o से लेकर p तक के फासले के बराबर है। अगर मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू का नाम दूं तो 10 रुपए हो गया, यस और नो? देखिए मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं और ये मजाक बातें नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको समझ ही नहीं पा रहे होते, तो बराए मेहरबानी इन बातों को समझिएगा। अब मैं आपके सामने ये वाला डायग्राम रख देता हूं, ठीक है, जो हमने बनाया हुआ है, ताकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज के जरिए आप समझ सकें इस बात को। अभी बहुत हैवी हो गया डॉक्यूमेंट लिख लिख कर। अब देखो बेटा इसको समझ लो अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से समझ लेना। देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है। ये आउटपुट 0 से लेकर 8 तक ये आउटपुट समझ लो, इसको तुम क्या बोल रहे हो, ओ एम।
समझियो बात को। तो ये O से लेकर M तक का फासला। अब अगर मैं इस M आउटपुट पर क्या करता हूँ, y एक्सिस में मेजरमेंट करता हूँ, मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक का फासला परपेंडिकुलर कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को, ये परपेंडिकुलर कट कर रहा है किसको, मार्जिनल कॉस्ट को। मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक का फासला क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू है, यहां से लेकर यहां तक का फासला क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। यानी मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 रुपए है, मार्जिनल कॉस्ट भी 10 रुपए है, एवरेज रेवेन्यू भी 10 रुपए है। यस और नो? तो जो परपेंडिकुलर आउटपुट से मार्जिनल रेवेन्यू तक जा रहा है, जो परपेंडिकुलर आउटपुट से मार्जिनल कॉस्ट तक जा रहा है, वो असल में वाई एक्सिस पर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को मेजरमेंट कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, अगर यही लाइन मार्जिनल रेवेन्यू है, यही लाइन एवरेज रेवेन्यू है, तो यहां से लेकर यहां तक का फासला मार्जिनल रेवेन्यू 10 रुपए, यहां से यहां तक का फासला मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपए, और यहां से लेकर यहां तक का फासला एवरेज रेवेन्यू 10 रुपए। तो अगर मुझे इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या दिखाना है, नॉर्मल प्रॉफिट। मुझे इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या दिखाना है, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मुझे इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन क्या है कि एवरेज रेवेन्यू बराबर होना चाहिए एवरेज कॉस्ट के। तो इस पॉइंट पर जितना एवरेज रेवेन्यू उतनी एवरेज कॉस्ट होनी चाहिए। तो अगर इस पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू 10 रुपए है, तो एवरेज कॉस्ट भी मुझे 10 रुपए रखनी पड़ेगी ना बेटा, ताकि मैं क्या दिखा सकूं कि मैं 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करके क्या अर्न कर रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर मुझे प्रॉफिट दिखाना है सुपर नॉर्मल, तो मुझे अपने एवरेज रेवेन्यू को ऊपर दिखाना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट को थोड़ा नीचे दिखाना पड़ेगा। तो अगर एवरेज कॉस्ट 8 यूनिट पर कितनी है, 8 रुपए है, 7 रुपए है, तो इट मींस जो डिफरेंस बन रहा है 10 का और 8 का या 7 का, वो क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। और अगर मैं अपनी एवरेज कॉस्ट को इससे ऊपर दिखाता हूं, तो एवरेज कॉस्ट ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू कम है। अगर मैं एवरेज कॉस्ट 15 दिखाऊं, अगर मैं एवरेज कॉस्ट 15 दिखाऊं, अगर मैं एवरेज कॉस्ट 15 दिखाऊं प्लीज, तो 15 रुपए एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, 10 रुपए एवरेज रेवेन्यू कम हो जाएगा, तो डिफरेंस क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि तमाम डायग्राम में ये पॉइंट तो अपनी जगह पे रहेगा, ये आउटपुट डिटरमिनेशन पॉइंट है। बस एवरेज कॉस्ट अगर इधर दिखा दी तो नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कॉस्ट इससे नीचे दिखा दी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कॉस्ट इससे ऊपर दिखा दी तो सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा अब मैं बनाने लगा हूं क्या, वापस आता हूं अपने उसी पेज पर। अब मैं इस पे ड्रॉ करने जा रहा हूं क्या, व्हाट, एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट के लिए मुझे एवरेज कॉस्ट के और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप का ख्याल भी करना होगा। आप सब जानते हैं जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट कट करता है एवरेज कॉस्ट को, वो उसका मिनिमम पॉइंट होता है। यस और नो? ये हम रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में पढ़ चुके हैं, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। तो अगर मुझे इसी पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट दिखानी है, तो मैंने एवरेज कॉस्ट को ऐसे ड्रॉ किया। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया एवरेज कॉस्ट। तो जैसे मैंने एवरेज कॉस्ट ड्रॉ किया, तब सिचुएशन क्या बनी, ओ से लेकर एम तक का फासला क्या है, आउटपुट है। एम से लेकर ई तक का फासला मार्जिनल रेवेन्यू है। एम से लेकर ई तक का फासला मार्जिनल कॉस्ट है। एम से लेकर ई तक का फासला कट कर रहा है किसको, एवरेज रेवेन्यू को, ये ग्रीन लाइन ही एवरेज रेवेन्यू है। और एम से लेकर ई तक का फासला ब्लू लाइन को भी कट कर रहा है, तो एम से लेकर ई तक का फासला ही क्या है, एवरेज कॉस्ट है। तो जैसे ही एवरेज रेवेन्यू बराबर आ गया एवरेज कॉस्ट के, तो फर्म क्या अर्न कर रही है, फर्म अर्न कर रही है नॉर्मल प्रॉफिट। यस और नो? तो अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं है, मैं इस डायग्राम को कल आपके फ्रेश माइंड के साथ दोबारा कंटिन्यू करूंगा बेटा, और तीनों डायग्राम एक साथ बना के दिखाऊंगा फिर आपको। ओके बेटा?
मैंने अपनी बात डिलीवर कर दी, लेकिन इस बात को दोबारा कल कंटिन्यू करेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें फ्रेश माइंड के साथ। तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे इसी पॉइंट से अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।